जो आज हम आपको गति की द्वितीय समीकरण के बारे में बताएंगे। और गति की द्वितीय समीकरण को हम जानते हैं समय स्थिति संबंध। समय स्थिति जो संबंध होता है वो गति की द्वितीय समीकरण को बताता है। तो इसमें क्या लिखना है? गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी। जो वस्तु गतिशील होती है तो गतिमान वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो हमारा जो चतुर्भुज है OACDB का क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये डायग्राम आपका ये वाला है जो पीछे आपको बताया था हमने ये। और इस डायग्राम का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल इसमें आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो OA का मान U और OD का मान T प्लस 1/2 BC का मान AT और AB का मान T। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इस U की T में मल्टीप्लाई करेंगे, U की T में करेंगे UT, 1/2 AT की T में करेंगे 1/2 AT स्क्वायर। तो ये हमारी समीकरण आई S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हमारी ये गति की समीकरण द्वितीय समीकरण होगी S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसे समय स्थिति संबंध भी कहते हैं और इसे हम गति का द्वितीय समीकरण भी कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं वेग स्थिति संबंध। वेग स्थिति जो संबंध होती है, जो वेग और स्थिति को बताता है, वेग और दूरी के बाद बीच में संबंध बताता है, उसे वेग स्थिति संबंध कहते हैं। ये गति की तृतीय समीकरण होती है। गतिमान वस्तु द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी हम जानते हैं क्या होता है। जो हमारा दूरी को हम स्मॉल s से व्यक्त करते हैं। तो समलंब OACD का क्षेत्रफल, जो हमारी त्रिभुज हमने ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में हमने आपको बताया था कि OACD का क्षेत्रफल और इसका जो क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग गुणा लंबवत दूरी। समांतर भुजाओं का योग गुणा लंबवत दूरी। तो 1/2 A प्लस B इंटू D ये सूत्र होता है इसका। अब इसमें A क्या है हमारा U, B क्या हमारा V और T क्या है D। दूरी कौन सी हमारी T। तो इसमें V का मान रखेंगे, U को U रहने देंगे, V का मान रखेंगे U प्लस AT। इन U और U 2U और AT अब में कर देंगे T से मल्टीप्लाई, तो 2UT प्लस AT स्क्वायर है। तो ये AT स्क्वायर हो गया। अब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारी समीकरण 1 से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये समीकरण तृतीय हमने समीकरण 2 सिद्ध कर दिया। इसको इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं गति की द्वितीय समीकरण को। अब हम इसी को द्वितीय समीकरण प्रथम जो समीकरण हमारी 1/2 U प्लस B इंटू T का हम यहाँ T का मान रख दें। तो T का मान क्या रखेंगे? तो समीकरण 1 से हमने लिया है 1/2 V प्लस U V माइनस U अपॉन A। जो हमारा समय होता है, जो समय कैसे निकालते हैं, समय का गति की प्रथम समीकरण, गति की प्रथम समीकरण से हमने V माइनस U अपॉन A रख दिया। V की V में करेंगे गुणा, U की U में करेंगे, A की 2 में हो जाएगी। तो इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें जो हमारा टॉपिक है, तो हम ये बता रहे थे कि S बराबर जो आया V की V में करी, U की U में करी, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। तो 2A की मल्टीप्लाई करेंगे S में, तो 2AH इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब इसमें U का ट्रांसफर करेंगे, इस तरफ हमारा माइनस का, दूसरी तरफ जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। इसे गति की तृतीय समीकरण कहते हैं। इसे गति क्या कहते हैं? तृतीय समीकरण। अब जो मैंने आपको कराई हैं ग्राफ के द्वारा, गति की प्रथम समीकरण, गति की द्वितीय समीकरण, गति की तृतीय समीकरण, तीनों को मैंने ग्राफ द्वारा आपको समझाया है। जो ग्राफ बनाया था ग्राफ के द्वारा सॉल्व किया इनको। अब दूसरा मेथड इसमें आता है। आज आपको दूसरे मेथड से सिखाऊंगा। दूसरा हेडिंग आपका है कलन विधि से गति की प्रथम समीकरण ज्ञात करना। कलन जानते हो? कलन होती है कैलकुलस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से हम गति की समीकरण ज्ञात करें। तो कैलकुलस मेथड का मतलब होता है, जो मॉडर्न मेथड होता है वो कैलकुलस मेथड होता है। तो इसमें हम पहली चीज़ों को जानते हैं उनको हम लेके चलते हैं। कहते हैं हम जानते हैं गतिशील वस्तु का जो त्वरण होता है, वेग
त्वरण होता है ए बराबर डी वी अपॉन डी टी, अर्थात संवेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब संवेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं तो इसका जो प्रथम स्थिति है वो ए है और उसका प्रारंभिक वेग u है, t सेकंड के बाद उसका वेग v हो गया और u और v में जो परिवर्तन है उसको त्वरण a कहा गया। तो अब इसमें ये हमने आपको एक ग्राफ के एक चित्र के द्वारा दर्शा रहे हैं। प्रारंभिक वेग कितना है u, अंतिम वेग कितना है v, इनकी u से v बनने में त्वरण उत्पन्न हुआ, उसको क्या कहा हमने a, कितना समय लगा हमारा t, ठीक है। तो हमने त्वरण की परिभाषा लिखी a बराबर डी वी अपॉन डी टी, डी वी बराबर ए टी। तो अब इसका क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का हम उचित समसीमा के साथ समाकलन करेंगे। तो डी वी यू टू वी डी वी इजकल टू 0 टू टी ए इंटू डी टी, ए कॉन्स्टेंट है, ए को बाहर कर लेंगे, डी वी का इंटीग्रल वी, लिमिट ऐसे लगा दी, डी टी का इंटीग्रल टी, लिमिट ऐसी लगा दी, वो अपर लिमिट पॉजिटिव लोअर लिमिट नेगेटिव, v माइनस यू इजकल टू ए, टी माइनस जीरो, जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, v माइनस यू इजकल टू ए टी, u को ट्रांसफर करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। अब देखिए ये इति सिद्धम आपने सिद्ध कर दिया। अगर आता है कैलकुलस विधि से गति की प्रथम समीकरण सिद्ध कीजिए तो आप इस तरह सिद्ध करेंगे। ये मैंने आपको सिखा दिया, इसे आप एक दो बार करके देख लेना, बहुत सिंपल तरीके से सिखाई है, आपको कहीं ऐसे नहीं मिलेगी जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए गृह कार्य मैं आपको दे रहा हूँ याद करने के लिए। गृह कार्य क्या है, ग्राफ द्वारा गति की समीकरणों को तैयार करें। जो मैंने ग्राफ के द्वारा समीकरण सिखाई हैं उन गति की समीकरणों को बार बार अपने हाथ से लिख के देखिए। दूसरा, जो मैंने पार्ट 1 की थ्योरी आपको लिखाई है उस थ्योरी को आप याद करेंगे। एक लेसन नंबर 1 की जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है और लिखाई है उस थ्योरी को आप याद करेंगे। इसका टेस्ट होगा और ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इसे तैयार करना है और कल आप इसे मैं आपसे सुनूंगा, इसमें बीच में से पॉइंट आपसे पूछूंगा, आप उनका मुझे जवाब देंगे। ओके।